अंग्रेजों की सरकार ने हिंदुस्तान में कुछ 350 कॉन्वेंट स्कूल चलाने की कोशिश की, एक भी नहीं चला। थोड़े दिन चला, बंद हो गया, चला, फिर बंद हो गया। बाद में अंग्रेजों की सरकार ने क्या किया कि हिंदुस्तान के कॉन्वेंट स्कूलों को चलाने के लिए जरूरी है कि जो अंग्रेजों की नौकरी कर रहे हैं हिंदुस्तानी ईस्ट इंडिया कंपनी में, उनको अपने बच्चों को कंपलसरी कॉन्वेंट स्कूल में भेजना ही पड़ेगा। और एक दूसरा काम और किया उन्होंने कि कुछ हिंदुस्तानी एजेंटों को खड़ा किया जो अंग्रेजी सिस्टम को इस देश में लागू करवाएं। तो एक सबसे बड़ा एजेंट मिला उनको, राजा राम मोहन राय, जिसके बारे में हमारे इतिहास में कहते हैं कितना बड़ा हीरो। सच्चाई यह है कि वो अंग्रेजों का एजेंट था। बहुत कम लोग जानते हैं और हमारे इतिहास की किताबों में बताया भी नहीं गया जानबूझकर। राजा राम मोहन राय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कलकत्ता के ऑफिस में क्लर्क था, सिंपल क्लर्क था। उसको तैयार किया गया था कि तुमको हिंदुस्तान में अंग्रेजी का प्रचार करना। तो राजा राम मोहन राय ने अपनी पूरी शक्ति लगा के अंग्रेजी का प्रचार करना शुरू किया था। कैसे शुरू किया? खुद राजा राम मोहन राय ने ऐसा इडियट वेश धारण किया कि सिर पे पगड़ी और गले में टाई। हां, सिर पे है हिंदुस्तानी पगड़ी और गले में है टाई और नीचे है धोती। ये मैं उनके आपको 3 फोटोग्राफ्स दिखा सकता हूं ऐसे, राजा राम मोहन राय के, कि गले में टाई, नीचे धोती, सिर पर पगड़ी। अब बताइए, इससे बड़ा इडियट कोई दूसरा मिल सकता है आपको, जिसके बारे में हिंदुस्तानी इतिहास में पता नहीं क्या क्या कसीदे पढ़े गए, क्या क्या उसके बारे में नहीं लिखा गया। तो वो राजा राम मोहन राय क्या करता था? ईस्ट इंडिया कंपनी से तनख्वाह मिलती थी, गांव गांव गली गली घूमता था, बच्चों के मां बाप को यह समझाने का काम करता था कि अपने बच्चों को कॉन्वेंट में भेजिए। एक बार का किस्सा है, वो किस्सा पता नहीं मेरी किसी कैसेट में होगा तो जरूर सुनिए। किस्सा यह है कि कलकत्ता के पास किसी गांव में ये घूम रहे हैं राजा राम मोहन राय, और एक गांव में जाते हैं, गांव के लोगों की मीटिंग बुलाते हैं और कहते हैं कि अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में भेजो। तो गांव का एक साधारण किसान है, वो पूछता क्यों भेजें, हमारे गांव में तो गुरुकुल चलता है। तो वो कहता है कि तुम्हारे गुरुकुल में बच्चे अच्छे नहीं बनेंगे, कॉन्वेंट में अच्छे बनेंगे। तो वो किसान पूछ रहा है कि अच्छा कैसे होगा मेरा बच्चा? तो बेचारा राजा राम मोहन राय 50 तर्क दे रहा है, उस किसान के समझ में नहीं आ रहा। अचानक से राजा राम मोहन राय एक बात कहता है कि देखो, तुम्हारा बच्चा कॉन्वेंट में जाएगा तो टाई लगाएगा। तो वो पूछता कि ये टाई क्या होती है? अब उस किसान को क्या मालूम बेचारे को कि टाई क्या होती है, उसने जिंदगी में कभी देखी नहीं। तो राजा राम मोहन राय अपने बैग से निकालकर बांध के दिखाता है, गले में लगा के। तो वो कहता है कि मेरा बच्चा ठीक है, ये टाई लगाएगा, लेकिन इसका करेगा क्या? क्यों लगाए ये टाई? उसका क्या करे? उसको जरूरत क्या है इसकी? उस किसान के एक भी सवाल का जवाब राजा राम मोहन राय के पास नहीं है। फिर वो किसान चलते चलते, जब राजा राम मोहन राय जा रहा है तो उसको थोड़ी दया आई है। तो उसके मन में थोड़ी सी दया आई, तो उसने बड़े प्यार से पूछा कि अच्छा ये बताओ कि अंग्रेज जो आप बता रहे हो मुझको, उसको तो मालूम नहीं है अंग्रेज क्या है, टाई क्या, कि आप बताते हो कि अंग्रेज टाई लगाते हैं, तो उनके देश में वो टाई क्यों लगाते हैं? ये पूछ रहा है और सहज जिज्ञासा है जो वो पूछ रहा है। तो राजा राम मोहन राय का जवाब सुनिए। वो कहता है कि अंग्रेजों के देश में सर्दी बहुत पड़ती है, बहुत ठंडी पड़ती है। और कितनी ठंडी पड़ती है कि एक साल में 6 महीने 7 महीने तक सूरज नहीं निकलता। सही बात है, बर्फ जमी रहती है, तो इतनी ठंडी पड़ती है। तो जब बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है उन देशों में, तो वहां के लोगों को अक्सर सर्दी जुकाम होता है, तो नाक चलने लगती है। तो वो बेचारे क्या करते हैं कि जेब में से रूमाल निकाल निकाल कर पोंछते रहते हैं। फिर उनको लगा कि ये रूमाल गले में क्यों नहीं लटका लें, तो नाक के भी पास रहेगा और पोंछने में भी सुविधा रहेगी। यह जवाब है राजा राम मोहन राय का। अब वो किसान पूछता है बहुत स्वाभाविक तरीके से कि मान लिया कि अंग्रेजों के देश में ठंडी पड़ती है, उनको सर्दी जुकाम होता रहता है, लेकिन मेरे देश में तो नहीं पड़ती ठंडी, मैं क्यों लगाऊं ये? और मैं यही कहता हूं कि वो किसान हमसे ज्यादा बुद्धिमान था, वो किसी कॉन्वेंट में नहीं पढ़ा था। हम तो इतने बेवकूफ हैं कि इतने गर्मी पड़ने वाले देश में भी 3 पीस सूट और टाई पहन के बैठते हैं एयर कंडीशनर में।
का हमको खुद नहीं मालूम कि क्या मतलब है इसका। अंग्रेज लगाते हैं तो लगाने दीजिए, यूरोप के लोग लगाते हैं लगाने दीजिए, अमेरिका के लोग लगाते हैं लगाने दीजिए, हम क्या कर रहे हैं उसका। तो इस तरह के कुछ किस्से हैं और राजा राममोहन राय बेचारे असफल होकर चले आए हैं। और मैं कहना यह चाहता हूं कि अंग्रेज पूरी ताकत लगाने के बाद भी एक स्कूल नहीं चला पाए इस देश में, कॉन्वेंट का नहीं चल पाया, बंद हुआ। 300 साढ़े 300 स्कूल खोले और वो बाद में बंद हो गए, क्योंकि कोई भी मां बाप अपने बच्चों को कॉन्वेंट में भेजने को तैयार नहीं है। क्यों? हर मां बाप को उसके बच्चे के लिए गुरुकुल मिला हुआ है, तो उसको जरूरत ही नहीं है कॉन्वेंट में भेजने की। अब क्या हो गया है? अंग्रेज चले गए, आजादी आ गई। और मैं अक्सर लोगों से एक ही बात कहता हूं कि अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजों की आत्मा हम सब में प्रवेश कर गई है। कैसे प्रवेश कर गई है? कि जो कॉन्वेंट स्कूल चले नहीं अंग्रेजों के जमाने में, वो कॉन्वेंट स्कूल आज गांव गांव गली गली घर घर खुल गए हैं। 2 कमरे का घर है, उसमें कॉन्वेंट स्कूल खोल के रखा हुआ। और कैसे कैसे कॉन्वेंट स्कूल हैं इस देश में। बंबई में एक कॉन्वेंट स्कूल मैंने देखा है, उसका नाम है बजरंगबली कॉन्वेंट स्कूल। अब आप पूछिए कि बजरंगबली का कॉन्वेंट से क्या रिश्ता है। कुछ दिन के बाद आपको सुनाई देगा गणपति बप्पा कॉन्वेंट स्कूल है गांव गांव गली गली में। और अब यह बीमारी शहरों से गांव में पहुंच रही है। जिसको देखो वो इंग्लिश मीडियम स्कूल, जिसको देखो वो कॉन्वेंट स्कूल। और मैं दूसरी तरफ एक और देख रहा हूं कि जो मां बाप कभी कॉन्वेंट में भेजने को तैयार नहीं थे, आज वो क्या कर रहे हैं? बच्चे का जन्म लेने से पहले रजिस्ट्रेशन करवा के आ जाते हैं इंग्लिश में और कॉन्वेंट स्कूल, और एडमिशन करवाने के लिए 25,000 का डोनेशन भी दे आते हैं अपनी जेब से निकाल के। अब मैं लोगों से पूछता हूं कि मैकॉले तो मर गया, मैकॉले की आत्मा को आप अपने में धारण क्यों कर रहे हुए? तो कहते हैं राजीव भाई, अगर बच्चे को कॉन्वेंट में नहीं पढ़ाएंगे, अंग्रेजी में नहीं पढ़ाएंगे, तो वो तो पीछे रह जाएगा। सबसे पहला तर्क कि हम अंग्रेजी में नहीं पढ़ाएंगे, कॉन्वेंट में नहीं पढ़ाएंगे, तो बच्चा पीछे रह जाएगा। तो तब इसी तर्क के आधार पर दुनिया के वो सारे देशों के बच्चे पीछे रह जाने चाहिए जहां अंग्रेजी नहीं पढ़ाते, कॉन्वेंट स्कूल नहीं है। तो ऐसा एक देश है, उसका नाम है जापान। जापान में एक भी कॉन्वेंट स्कूल नहीं है, और जापान में एक भी स्कूल इंग्लिश मीडियम भी नहीं है, यह भी जान लीजिए। और एक और जानकारी दे दूं जो आपको आश्चर्य लगेगा कि जापान में मेडिकल की पढ़ाई होती है जापानीज में, इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है जापानीज में, मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है जापानीज में, आर्किटेक्ट की पढ़ाई होती है जापानीज में। सब कुछ बचपन से लेकर और उच्च शिक्षा तक सब जापानीज में ही पढ़ाया जाता है। तब तो जापान को आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए, सबसे पीछे रहना चाहिए था, क्योंकि आप मानते हैं कि बिना अंग्रेजी पढ़े बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते, तो जापान तो पूरा का पूरा डूब जाना चाहिए था। लेकिन सच्चाई तो उल्टी है। 1950 में यह जापान डूब गया था, लेकिन आज जापान अमेरिका के भी सिर पे चढ़कर बोल रहा। अमेरिका की हिम्मत नहीं होती जापान से 2 बातें कहने की, क्योंकि जापान शक्ति है आज उसके पास, आर्मी नहीं है। जापान के पास आर्मी नहीं है, ये जान लीजिए आप, उसके पास अपनी आर्मी नहीं है, लेकिन शक्ति इतनी है कि अमेरिका की हालत खराब होती है जापान के सामने। शक्ति किसकी है? टेक्नोलॉजी की और पैसे की। और इतना पैसा है आज जापानीज बैंकों में कि वो चाहें तो अमेरिका को खरीद के फेंक सकते हैं, इतना पैसा है उनके पास। कैसे हो गया? बिना अंग्रेजी के, बिना कॉन्वेंट के इतने आगे बढ़ गया जापान। तो आप क्यों बेवकूफी कर रहे हैं कि आपके बच्चे पीछे रह जाएंगे? दूसरा ही एक देश है फ्रांस। 1945 के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फ्रांस बर्बाद हो गया था। फ्रांस में एक भी कॉन्वेंट स्कूल नहीं है, एक भी अंग्रेजी माध्यम का स्कूल नहीं है। फ्रांस में बचपन से लेकर और उच्च शिक्षा तक सब फ्रेंच में पढ़ाया जाता है। और इतना आगे है फ्रांस यूरोप में। कितने वैज्ञानिक पैदा हुए हैं फ्रांस में जिनको नोबेल प्राइज मिला। एक देश है चीन, वहां कोई अंग्रेजी में नहीं पढ़ता बच्चा, और उच्च शिक्षा भी काफी चीनी भाषा में ही पढ़ाई जाती। चीन तो पीछे नहीं है। दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर की शक्ति अगर किसी के पास है तो वो है चीन, तो पीछे तो नहीं रह गया। मैं तो ये देख रहा हूं कि जिन देशों में अंग्रेजी नहीं है वही आगे बढ़ रहे हैं। हमारे जैसे तो सब फिसड्डी ही है जहां अंग्रेजी है। और आपको आज का ताजा उदाहरण दे दूं कि आप जो मानते हैं कि अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे बच्चे, कॉन्वेंट में नहीं जाएंगे तो पीछे रह जाएंगे। हमारे देश के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, उनका नाम है डॉक्टर APJ कलाम।
उनको इस साल भारत रत्न मिला है और डॉक्टर एपीजे कलाम की बचपन से लेकर और माध्यमिक स्तर की पूरी शिक्षा मलयालम और तमिल में हुई है। कभी वो गए नहीं किसी कॉन्वेंट स्कूल में, कभी उन्होंने अंग्रेजी पढ़ी नहीं। और जो बच्चा बचपन से लेकर और इतनी ऊंची शिक्षा तक अपनी मातृभाषा में पढ़कर आया, वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वैज्ञानिक है इस समय। उस आदमी के दिमाग की वो देखिए, कितना दिमाग है उसके पास। एक जमाने में हमारे पास मिसाइल नहीं थी 200 किलोमीटर की मार करने वाली, आज हमारे पास 5000 किलोमीटर की मार करने वाली मिसाइल है। उसी आदमी की बुद्धि का नतीजा है ये। हिंदुस्तान जैसे राष्ट्र को उसने अमेरिका के समकक्ष बना दिया है मिसाइल की टेक्नोलॉजी में। एक भी देश ने हमको मिसाइल बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं दी, एक भी देश ने, एक भी मल्टीनेशनल ने हमको वो टेक्नोलॉजी नहीं दी। वो डॉक्टर कलाम की बुद्धि से निकली है, जिसने कभी अंग्रेजी पढ़ी नहीं, बचपन में कॉन्वेंट में कभी गया नहीं। तो आप क्यों ये मान के बैठे हैं कि आपके बच्चे पीछे रह जाएंगे? एक दूसरी बात और कहते हैं लोग कि राजीव भाई, अंग्रेजी तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इंटरनेशनल लैंग्वेज। दुनिया के मुश्किल से 12 देश हैं जहां अंग्रेजी चलती है, बाकी 188 देशों में अंग्रेजी चलती नहीं। और अगर 188 देशों में जो भाषा चलती नहीं, वो इंटरनेशनल कैसे है? वो तो कभी नहीं हो सकती अंतर्राष्ट्रीय। तीसरा, कभी कभी लोग मुझे कहते हैं कि अंग्रेजी बहुत अच्छी भाषा है। मैं कहता हूं दुनिया में अंग्रेजी से रद्दी कोई दूसरी भाषा नहीं है। आप पूछेंगे क्यों? ये अंग्रेजी ही भाषा है जिसमें काका भी अंकल, ताऊ भी अंकल, मौसा भी अंकल, मामा भी अंकल, फूफा भी अंकल, फूफा का फूफा भी अंकल, सब अंकल। और ये अंग्रेजी ही है जिसमें काकी भी आंटी, मौसी भी आंटी, मामी भी आंटी, फूफी भी आंटी, सब आंटी। अब आप मुझे बताइए कि काकी को मौसी बना सकते हैं या फूफा को मामा कह सकते हैं? अंग्रेजी वाले तो यही कहते हैं, सब अंकल हैं उनके यहां या सब आंटी। इसका मतलब समझते हैं क्या है? इसका मतलब यह है कि अंग्रेजी इतनी रद्दी भाषा है जिसमें अपने रिश्तों को कहने के लिए शब्द नहीं है। और जिस भाषा में अपने रिश्तों को कहने के शब्द ना हो, वो दुनिया की सबसे रद्दी भाषा है। अंग्रेजी में शब्दों की बहुत कमी है। कुल मिलाकर अंग्रेजी में मूल शब्द हैं 2600, सिर्फ 2600। दुनिया की तमाम भाषाओं से जो उधार लिया है उन्होंने, फ्रेंच से लिया सबसे ज्यादा, जर्मन से लिया, लैटिन से लिया, डच से लिया, इटालियन से लिया। दुनिया की तमाम भाषाओं से जो उधार लिए हुए शब्द हैं, उन सबको मिला दिया जाए तो अंग्रेजी में कुल शब्द हैं 12000 बस। और आपको शायद मालूम नहीं है कि अंग्रेजी में कुल मिला के 12000 शब्द हैं। मराठी में इस समय 48000 शब्द हैं। अब आप बताइए कि मराठी बड़ी है कि अंग्रेजी बड़ी है? अंग्रेजी से 4 गुने ज्यादा शब्द हैं मराठी में। गुजराती में इस समय 40000 शब्द हैं, अंग्रेजी में सिर्फ 12000 है। अंग्रेजी से 3.5 गुने ज्यादा। हिंदी में इस समय 72000 शब्द हैं, अंग्रेजी से 6 गुने ज्यादा। और संस्कृत में 1.5 लाख शब्द हैं। अंग्रेजी की बाप है संस्कृत। और आप जान लीजिए, अगर आपके बच्चे संस्कृत नहीं पढ़ रहे हैं तो दुनिया के इतने बड़े खजाने से वो वंचित हो रहे हैं जो हमारे पास है, किसी के पास नहीं। और ये भी जान लीजिए कि अभी दुनिया के वैज्ञानिकों को एक डर लग रहा है कि अंग्रेजी में काम करने वाले सब कंप्यूटर बंद हो जाएंगे सन 2000 के बाद। हां, डर लग रहा है उनको। तो बहुत वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि फिर उन कंप्यूटरों को आगे चलाने के लिए हमको संस्कृत की जरूरत पड़ेगी। इसलिए दुनिया के कई देशों में संस्कृत की एल्गोरिदम, संस्कृत के सॉफ्टवेयर बन रहे हैं। जर्मनी में सबसे ज्यादा बन रहे हैं। जर्मनी की सरकार ने तो पूरी एक यूनिवर्सिटी बना रखी है संस्कृत पर रिसर्च करने के लिए। पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी है उनके यहां। और जितने संस्कृत के ग्रंथ यहां से जर्मनी में हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। एक जर्मनी का विद्वान था मैक्स मूलर।
जितना संस्कृत भाषा का अध्ययन उसने किया है शायद ही किसी विदेशी ने किया होगा। और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि दुनिया की सबसे वैज्ञानिक भाषा है संस्कृत। ये मैक्स मुलर ने कहा। खुद जर्मन था और इसलिए उसने संस्कृत में अध्ययन करना शुरू किया। तो आप जान लीजिए, अगर आपके बच्चे 21वीं शताब्दी में जाना चाहते हैं तो उनको संस्कृत पढ़ाइए, क्योंकि 21वीं शताब्दी की भाषा होगी संस्कृत। अंग्रेजी तो डूबने जा रही है। और अंग्रेजी इसलिए भी डूबने जा रही है कि जिन देशों की भाषा है अंग्रेजी, वो देश डूबने जा रहे हैं।